called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर यहां से विदेश सचिव चले गए हैं। बहुत संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बताते चले, शाम 5 बजे से ही ये युद्ध विराम अब लागू हो गया है, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। बहुत संक्षेप में विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी। आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। विदेश सचिव की ओर से यह बड़ी जानकारी। भारत सरकार ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है, शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू होने का मतलब यह होता है कि अब कोई भी उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से नहीं की जाएगी, और जब वो उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा तो यकीनन हमारी ओर से पलटवार भी अब नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं विदेश सचिव ने इस बाबत क्या जानकारी दी है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. जमीन में, आसमान में, समंदर में, कहीं पर भी अब कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। भारत के डीजीएमओ ने आज पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से इस बाबत बातचीत की थी और शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर 5 बजे से लागू हो गया है। एक बार फिर से सुनिए क्या जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। आज शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। जो बातें बहुत संक्षेप में अपनी बातें विदेश सचिव ने आज कही है विशाल, मतलब माने क्या समझे जाए, बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू, अब कोई भी गोला बारूद, जल थल नभ कहीं पर भी दिखाई सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन कर यह अनुरोध किया गया कि सीज फायर किया जाए, जिसके बाद आज शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू किया गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक शॉर्ट ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया है, जिसके बाद इस सीज फायर को लागू किया गया है। अब फिलहाल किसी प्रकार की गोलाबारी दोनों तरफ से नहीं होगी, किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन दोनों तरफ से नहीं होगा। और बहुत ही जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है वो यही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि सीज फायर होगा। पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी भारत से बातचीत करके। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत ने अब तक एक्शन लिया था, जो जवाबी कार्रवाई की थी, उस
उसके बाद से लगातार पाकिस्तान अलग अलग देशों से बातचीत कर रहा था, अलग अलग देशों के से वो तनाव को कम करने को लेकर बातचीत कर रहा था और आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर इस बात का अनुरोध किया कि सीज फायर किया जाए, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। चित्रा, यानी कि हिंदुस्तान की ओर से जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान के भीतर घुसकर और हिंदुस्तान के भीतर आसमान में ही उसके जो ड्रोन हमने उड़ा दिए थे, पूरी तरह से अब तबाही के कगार पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान, जिसने पहले फोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले फोन किया हिंदुस्तान को और बाकायदा निवेदन किया गया कि सीज फायर कीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। डीजीएमओ की ओर से पाकिस्तान के पहले ये बातें कही गई, जिसके बाद भारत ने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान बार बार यही कहता रहा है कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे और पूरी तैयारी के साथ देंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि बीते एक हफ्ते में किस तरह से लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से जल थपनब एनएसए और हमारे तमाम आज तो रॉ चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की, तमाम जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी से मुलाकात की थी, जिसके जरिए संकेत और संदेश पाकिस्तान तक पहुंच गया था कि तुम्हारा हाल हम आगे आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं तुम्हारी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इसी वजह से दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन मिलाया हमारे डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया गया कि आप सीज फायर कीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, युद्ध से अब किसी का भला नहीं होगा और जो स्थिति बनी हुई है उससे कोई स्थिति नहीं बनती है, लोग मारे जाएंगे, तो इस वजह से अब सीज फायर कीजिए। तब जाकर हिंदुस्तान की ओर से हामी भरी गई है सीज फायर की, जिसकी जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। पाकिस्तान ने पहले फोन किया और क्या डिटेल में बोला, इसके बारे में जानकारी क्या कब मिलेगी विशाल? ये फोन करके क्या क्या बोला पाकिस्तान? देखिए, इसकी जानकारी बस अभी तक फिलहाल इतनी ही मिलती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से दोपहर 3:35 पर फोन किया गया, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए थे, तो भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, उनकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बहुत ही कह सकते हैं ये बहुत ही केंद्रित कार्रवाई भारत की थी और ये प्रयास भारत की तरफ से किया गया था कि जिस तरह का हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उसी तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, इसीलिए उनके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान काफी घबराहट में था क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई काफी तेज थी, काफी तीव्र थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है उनकी तरफ से आज दोपहर 3:35 पर फोन किया गया भारत के डीजीएमओ को और यह अनुरोध किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि सीज फायर किया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने इस पर सहमति व्यक्त की है और 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच इसी मुद्दे को लेकर सिर्फ बातचीत होगी। जो ताजा हालात हैं, इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। हम अपने दर्शकों को ये बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ताजा हालात हैं इसी मुद्दे को लेकर 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत से अनुरोध किया सीज फायर के लिए। चित्रा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विशाल हम तक पहुंचा रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, सीज फायर के लिए तैयार हैं और जिस तरह की लताड़ पाकिस्तान को लगी है बीते दिनों से लगातार, उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं था और हमने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में जिस तरह का धमाका हुआ, हमने ध्वस्त किया नूर खान एयर बेस, भारतीय सीमा से 44 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर 174 किलोमीटर सरगोदा एयरबेस, उसको भी मार गिराया। तो उसके बाद अब चीखता चिल्लाता हुआ पाकिस्तान वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि नहीं भैया बस कीजिए, और अब हमारे डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की बात करता है। नीरज राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, हिंदुस्तान की ओर से जो दो टूक कहा गया, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, ये उसका बड़ा असर है। डीजीएमओ पाकिस्तान के खुद ही फोन करते हैं भारत के डीजीएमओ को ये कहते हुए कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। और जैसा कि अमेरिका की ओर से खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी है कि पूरी रात भर बातचीत के बाद मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान किस तरह से उसका अपर हैंड लड़ रहा इस पूरे मामले में, और जैसे को तैसा जवाब हमने घर में घुस कर दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके हमसे ये कहना पड़ा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, प्लीज आप और हमले मत करिए। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस है पाकिस्तान के, उन पर जो कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई। उसके अलावा पीओके में जो टेरर लॉन्च पैड्स है, पाकिस्तानी सेना के जो जितने भी बंकर्स हैं, पोस्ट हैं, चौकियाँ जिनको ध्वस्त किया गया था, उसके बाद ही पाकिस्तानी डीजीएमओ जो है लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकारिया
उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भारत के डीजीएमओ से, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से, कि हम बात करना चाहते हैं। हालांकि ये डीजीएमओ बातचीत जो है, चित्रा में बता दूं, हर हफ्ते मंगलवार को होती है, लेकिन आज खास तौर से जो पाकिस्तानी सेना के जो डीजीएमओ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़कारिया, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि वो बात करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से, जो कि साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, थल सेना प्रमुख के दफ्तर के बिल्कुल बेहद करीब। उनसे ये बातचीत की गई, तब जो हॉट लाइन पर जो है ये बातचीत की गई, और जिसमें पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, क्योंकि युद्ध विराम जो समझौता है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में वर्ष 2021 में हुआ था, फरवरी में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम नरसंहार के बाद से लगातार इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था। जब भारत ने बड़ी कार्रवाई की, तब जाकर पाकिस्तान की अकल ठिकानी आई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि वो फ़ोन करके बात करना चाहते हैं डीजीएमओ से, और उसके बाद फिर ये युद्ध विराम एक बार फिर से हुआ है। बिल्कुल, अब बस पाकिस्तान के अकल ठिकाने आए, वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करे, क्योंकि कई बार हम सब ने देखा है कि युद्ध विराम के लिए वो सहमति तो जताता है, लेकिन उसके बाद वो युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा तो फिर उसके घर में घुस कर मारा जाएगा। आशीष, क्या जानकारी इस बाबत आपको मिली है? आशीष, देखिए, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो अभी तक हमने संभाल के रखी हुई थी। देखिए, सिर्फ डीजीएमओस की ही आज बात नहीं हुई है चित्रा। कुछ समय पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, जो आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया पाकिस्तान से, उन्होंने भी संपर्क किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को। ये एक इन्फॉर्मेशन है, मैं फिर कह दूँ, मैं ये एक बैकग्राउंड आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो एक बड़ी जानकारी है जिसके मार्फत इस सीज़ फायर को अचीव किया गया है यूएस के इंटरवेंशन के बाद। हालांकि देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इसका इशारा तो तभी आ गया था जब घंटे डेढ़ घंटे पहले सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी कि आगे अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तभी समझ में आ गया था कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात के लिए दोनों पक्षों को राज़ी करने के लिए राज़ी कर लिया है कि भाई इमीडिएट सीज़ फायर कर दिया जाए, डी एस्केलेशन कर दिया जाए, और पाकिस्तान निश्चित तौर पर इस बात के लिए राज़ी हुआ होगा कि उसे अब अपनी औकात में तो रहना पड़ेगा। अगर कोई भी फर्दर आतंकवादी अटैक होता है इंडिया पर तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर अब भारत अमेरिका से पूछने नहीं जाएगा, फिर अब भारत उसको वॉर मान करके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को रिटेलिएट कर सकेगा। और मुझे लगता है कि इस वजह से ये पीस डील डोनाल्ड ट्रंप कराने में कामयाब हुए हैं, जो मैंने आपको अभी बैकग्राउंड की जानकारी दी। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड की आपने जानकारी दी है, और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो ट्वीट पूरा मैं पढ़कर यहाँ पर दर्शकों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से रात भर चली मध्यस्थता के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश को कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के, उनकी ओर से भी जानकारी दी जाती है। उनका भी ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में, सोचिए 48 आवर में, उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। लगातार कई बार की बातचीत के बाद मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीज फायर के लिए दोनों मुल्क तैयार हो गए हैं। दोनों ही देशों से लगातार अमेरिका की ओर से बातचीत की गई, जिसके बाद सीज फायर के लिए हिंदुस्तान तैयार हुआ, और पहला फोन डीजीएमओ का पाकिस्तान की ओर से आया, और हमारे डीजीएमओ से बातचीत करके उन्होंने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, तब जाकर भारत की ओर से ये जवाब दिया गया है। मेघा, आपके पास क्या जानकारी है, अब आगे क्या होगा? देखिए, आज के तारीख में अभी के लिए चित्रा सिर्फ इतनी ही कॉन्फर्मेशन है कि भारत ने अग्री किया है तो सिर्फ सीज फायर को अग्री किया है, मगर जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी चित्रा, जो हमने 1.5 घंटे पहले, लगभग 2 घंटे पहले ब्रेक करी थी एबीपी पर, जो भारत सरकार के सूत्र बता रहे थे कि आज के बाद अगर भारत की ज़मीन पर एक भी और आतंकी हमला होता है तो उसे आतंकी हमला नहीं समझा जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि वो आतंकी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, पाकिस्तान की सरकार वहां के लिए जिम्मेदार होगी। और एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और मैं आपको अब दावे के साथ बता सकती हूं, और कुछ जानकारी भी है जिसके साथ बता सकती हूं, कि जो ये मध्यस्थता कल रात से चल रही है, जो बातचीत बार बार अमेरिका कर रहा था, एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ हम लोगों के साथ से, ये उसकी इंडिकेशन आपको समझ आ गई थी 2 घंटे पहले, जब भारत सरकार ने हम लोगों को बड़ी खबर है किया। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी देर में तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे। अब से थोड़ी देर के बाद 6:15 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तीनों सेना के अधिकारी इस बाबत जानकारी देंगे। मेघा, बिल्कुल, एमओडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अवेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी बस 2 मिनट के लिए मीडिया के सामने आए, 1-2 लाइन की स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
15:35 आवर्स पे हमारे डीजीएमओ को फोन किया और प्रस्ताव रखा सीज फायर का, डी एस्केलेशन का। ये डिसाइड हुआ, दोनों साइड से ये डिसाइड हुआ कि डी एस्केलेशन करेंगे और आज 5 बजे शाम से इफेक्टिव ये सीज फायर हो गया है। बस भारत इसके आगे कुछ नहीं कह रहा है चित्रा। भारत ना तो ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए टेबल के आमने सामने बैठेंगे, ना भारत ये कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से अभी एंगेज करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। और जो चीजें हमने रोकी है चित्रा, हमने अपना ट्रेड उनके साथ रोक दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, उसका क्या होगा? जो यहाँ जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसमें भी आप ऑलमोस्ट आप समझिए कि बिल्कुल गिने चुने कुछ अफसर रह गए हैं, क्या उसके बारे में क्या होगा? तो ये सारी चीजों, ये अब लंबा रास्ता है, कैसे भारत इसको आगे ले जाएगा ये पता चलेगा। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बहुत राउंड्स ऑफ बातचीत के बाद, जो कि अमेरिका के मार्को रूबियो कर रहे थे और जिसकी जानकारी सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी कि दोनों साइड से पूरी रात भर बातचीत करने के बाद, मुझे खुशी है इस बात को अनाउंस करते हुए कि दोनों साइड ने, भारत पाकिस्तान ने इस बात पर अग्रीमेंट दिखाई है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है। आशीष के पास कुछ बड़ी खबर है। आशीष, आप जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़े? आशीष बताइए जरा। देखिए मैं एडअप करना चाहता हूं, जो पहले ही जानकारी सारी हमारे सहयोगी विशाल ने दी हुई है, ये हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीज फायर अचीव किया गया है, दिस वाज डायरेक्टली वर्कड आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। चित्रा, आप लगातार हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि कैसे डीजीएमओज ने बात की, पाकिस्तान की तरफ से आज अप्रोच किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस बात को ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने ही विश्व को बताया कि किस तरह अमेरिका ने इंटरफेयर करके ये मध्यस्थता हासिल की है, सीज फायर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कम से कम भारत के टॉप सोर्सेज ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ये म्यूचुअली एक दूसरे से बात करके अचीव किया गया है, जो हमें जानकारी दी गई है। विशाल की बात मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो अभी हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, देयर इज नो डिसीजन टू होल्ड टॉक्स ऑन एनी अदर इशू एट एनी अदर प्लेस। ये विशाल पहले बता चुके हैं, मैं सिर्फ इसको दोहराना चाहता हूं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और आपको बताते चले कि यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री का ये ट्वीट भी आ गया है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। एस जयशंकर की ओर से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है। इसके पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। इंडिया एंड पाकिस्तान have today worked out an understanding on stoppage firing military action। उनकी ओर से वही जानकारी दी गई है कि जितने भी मिलिट्री एक्शन है उसको स्टॉप कर दिया गया है और भारत हमेशा पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। ये पहले ही हमने साफ कर दिया है और आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। आतंकवाद अगर होगा तो उससे कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि जीरो टॉलरेंस की ये जो हमारी भारत की नीति है उस पर हमेशा हिंदुस्तान चलता रहेगा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कुछ सेकंड पहले का ये ट्वीट है जो मैं आपको बता रही हूं। मुझे लगता है इसकी और डिटेल मेघा से ले लेते हैं। मेघा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हुई तो युद्ध माना जाएगा, पहले ही भारत ने कह दिया था। और एस जयशंकर का ये जो ट्वीट इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ वो भी उसी दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, बताता हुआ। जी बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि अगर इसके बाद एक और भी इंसिडेंट या वारदात होती है जिसमें आतंकवादी भारत में घुसकर हमारे लोगों को मारते हैं तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, उसे आतंकवादी हमला नहीं समझा जाएगा। उसके लिए जो ये टेरर आउटफिट्स हैं उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत सरकार ने ये पॉलिसी डिसीजन आज ली है। ये कहा है कि एनी टेरर इंसिडेंट फ्रॉम हियर ऑन इन द फ्यूचर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड विल बी अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्डेड टू, मतलब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जवाब उसके लिए जरूरी है वो दिया जाएगा। तो जवाब किसको दिया जाएगा? इन आतंकी आउटफिट्स को नहीं जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान की सरकार को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के लिए संदेश है और उसके बाद ही भारत यहां तक आया है, मानने के लिए तैयार हुआ है कि सीज फायर करेंगे। आप चित्रा समझिए, कहानी यहां नहीं है कि सीज फायर हो गई, कहानी मैं फौरन आ रही हूं एक बार फिर से। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने जो ट्वीट किया है, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अख्तियार किया है और आगे भी ऐसा करना हम जारी रखेंगे। इट विल कंटिन्यू टू डू सो। इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान अपनी हैसियत में रहे और इसी वजह से भारत की ओर से पहले ही दो टूक किया जा चुका था। कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हुई तो युद्ध मानकर
युद्ध मानकर उसका जवाब दिया जाएगा। मेघा, ये एस जयशंकर का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं विदेश मंत्री का। चित्रा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें ये समझना, कहानी अब इसमें नहीं है कि सीज फायर अनाउंस हो गया है, ये तो अब हम सब समझ गए कि सीज फायर अनाउंस हो गया। कहानी यहाँ है कि सीज फायर कैसे अनाउंस हुआ। चित्रा, आपको कल रात देर रात में ले जाती हूँ। 3:30 बजे जब ये खबर आनी शुरू हुई कि भारत ने जोरदार हमला किया है पाकिस्तान के 5 एयर बेसिस पर, और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा उनका एयरबेस जो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद की ट्विन सिटी रावलपिंडी, जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके एयर स्ट्रिप को तोड़कर बर्बाद कर दिया था भारत ने। ये बात हम लोग रोक के रखे थे, नहीं कह रहे थे, क्योंकि भारत सरकार औपचारिक रूप से इस बात को मान नहीं रही थी। 5 अलग एयर बेसिस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान की अकल ठिकाने तब कल रात में आई है जब उन्हें समझ आया कि भारत अगर इस पर आएगा तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। ये तो बैकग्राउंड है। और उसके बाद बार बार जो अमेरिका कोशिश कर रहा था, इन सब को लेते हुए आज सिचुएशन ऐसी बनी कि पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाया जहां उन्हें लगा कि वो हेल्पलेस है। तभी ये फोन कॉल भारत को हुआ है चित्रा। वरना पाकिस्तान तो सुबह ये कह रहा था, जब ये खबर आई थी कि हमने एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, इंडिया ने एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फतेह 2 वहां से फायर किया, एक बड़ी मिसाइल वहां से फायर किया, जो भारत ने सिरसा के स्काइज में इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया। ये कर रहा था पाकिस्तान। मगर उन्हें जब समझ आया कि किस स्तर पर वहां पर बर्बादी हुई है, वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट्स को भारत ने निशाना बनाया था, वहां के सिविलियंस को नहीं, जैसे पाकिस्तान पिछले 2 दिन से कर रहा था भारत के अंदर। तब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है। उसके बाद जो बार बार कोशिश की जा रही थी मार्को रूबियो के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और आज उन्होंने वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी बात करी और फिर ये स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं दोनों साइड एक दूसरे से सीधा सीधा बात करें। तो सीधा सीधा बात करने, पुश तो जरूर अमेरिका से आया है, लेकिन ये जो काम हुआ है, ये जो फाइनल सीज फायर हुआ है चित्रा, ये पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएट किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने आप को स्थिति में पाया होगा कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था भारत को फोन करने के अलावा और यहां सीज फायर की रिक्वेस्ट करने के लिए के अलावा। बिल्कुल, एक बार नीरज के पास चलते हैं। नीरज, लेकिन वो जो तसल्ली है ना बदला लेने की, वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारे 26 मासूम लोग 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनका तो कोई लेना देना नहीं होता है इस तरह के युद्ध से, बाकी चीजों से। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन लोगों को मार गिराया गया था। 2-2 दिन की सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, आगे आने वाली उसकी कई नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान उसको स्वीकार नहीं करे, लेकिन एक एक करके चुनिंदा ठिकानों पर जिस तरह से हमने सीधे स्ट्राइक की, सीधे हमला किया, धुआं धुआं करता हुआ पाकिस्तान, कम से कम हिंदुस्तान, हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान, हमारे जो आर्मी फोर्सेस है, उनको एक तसल्ली मिल गई होगी कि जी भर के मारा है पाकिस्तान को, और दोबारा वो इस तरह की हिम्मत और हिमाकत नहीं करेगा। बिल्कुल, अगले कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल मानकर चलिए। और भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, जिस तरह से मिलिट्री बेस पर अटैक किया, और पाकिस्तान की जो आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एपी सेंटर माना जाता था मुरीद के, यानी कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, और साथ ही बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और जहां पर जो आज लिस्ट आई थी कि कौन कौन से बड़े जो आतंकी मारे गए हैं, ये सब बदला है उन लोगों का, जिनके 26 लोगों को जिनको मारा गया था, उनका बदला भारत ने लिया है। नीरज, एक जल्दी से 2 लाइन की जानकारी देते हुए इसका जवाब भी आपसे मैं चाहूंगी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ पाकिस्तान एयरबेस पर वो मारा गया। नीरज, बिल्कुल, इसमें मारे गए हैं। देखिए, जहां पर जब पीओके में जब अटैक किया भारत ने पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भी कई बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स मारे गए हैं, जिसमें खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो उनके जनाजे में गए थे, खुद उनके राष्ट्रपति गए थे। उससे ही साफ हो गया था कि बड़े जो लोग हैं वो मारे गए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की सेना के आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी मारे गए हैं। इसमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और इसके पहले जो बता रहे थे वो भी बता दीजिए। मतलब जी भर के हमने मार लिया है, तसल्ली कर ली है, उसके बाद फिर हम सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने आधा दर्जन से भी 7 के एयरबेस के तो ठीक हमारे पास जानकारी है जहां पर अटैक किया गया। सरगोदा एयरबेस सबसे खतरनाक एयरबेस जो है पाकिस्तान का इस वक्त सरगोदा है, क्योंकि सरगोदा में ही सारा जितना भी उनका गोला बारूद रहता है वो सारा वहीं पर रखा जाता है, उस सरगोदा एयरबेस पर। वहीं पर जो है भारत ने हमला किया। उसके अलावा नूर खान और साथ ही रावलपिंडी वाला जो बेस है,
जहां पर वो उनके माना जाता है कि टेक्निकल यानी कि वीवीआईपी जो उनका एयरबेस है वहां पर जो अटैक किया उन सब को लेकर, और सिंध प्रांत तक में भी हम लोगों ने जो उनका जो बेस है उन तक भी अटैक किया। तब जाकर पाकिस्तान को समझ में आया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी भारत की किसी भी मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। रावलपिंडी तक में जब पहुंच गए हैं तो GHQ यानी कि जनरल हेडक्वार्टर जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां तक भारत की रीच हो चुकी है। तब जाकर पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई और POK में किस तरह से हमने उनके जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं, आज भी BSF ने टेरर लॉन्च पैड सियालकोट में जो है डिस्ट्रॉय किया था, उन सब के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि अब भारत जो है और बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तब अपने देश के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसीलिए DGMO ने फोन किया उनके, और उसके बाद ही ये बात सहमति बनी कि दोनों देश जो हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब लीडरशिप आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर उसके बाद दुश्मन देश का हम क्या बुरा हाल करते हैं वो मौजूदा भारत की लीडरशिप में भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का लगातार नेतृत्व किया। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी उनकी ओर से दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का उचित बदला लेने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का संचालन सुनिश्चित करने के लिए खुद वो फ्रंट फुट पर आए, और हमले के समय विदेश यात्रा पर जाने के बावजूद तुरंत ही उन्होंने जब कार्यभार संभाला और भारत की ओर से तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई कि जो करना हो कीजिए, सावधानी पूर्वक योजना और उचित प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया कि पूरी सावधानी के साथ तत्काल कार्रवाई हम करेंगे। दुनिया कितना भी दबाव बनाने की कोशिश करे, हम किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हुए जितने भी सावधानी पूर्वक योजना के साथ ही उचित तरीके से अंजाम दिया जाए, जिसके बाद बाप बाप करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दिया। और इसी सवाल के साथ मेघा आपके पास आते हुए, लीडरशिप क्या होती है, क्योंकि हम सब ने वो दर्द भी झेला है जब मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और उसके बाद पाकिस्तान को वो करारा जवाब हम नहीं दे पाए थे। और मौजूदा वक्त में पिछले 10-11 सालों में पाकिस्तान ने जो भी हिमाकत की है, हमने घर में घुसकर मारा है, और तब तक मारा है जब तक हमने खुद अपनी तसल्ली नहीं कर ली है। नेतृत्व क्या होता है, इस बात को इन्हीं से समझा जा सकता है इन लाइनों से। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दर्शाया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सही लीडरशिप और शक्तिशाली लीडरशिप का प्रदर्शन हुआ है इस बार चित्रा। अगर भारत इस तरीके से जिस तरीके से भारत ने पिछले 3 दिन में पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दिया है, शुरुआत नहीं करी है, लेकिन ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है चित्रा कि पाकिस्तान याद रखेगा दशकों तक। भारत से एक बार वापस हिमाकत करने के पहले अब 1000 बार सोचेगा पाकिस्तान। और वो क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम लोगों ने देखा चित्रा किस तरीके से प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। मुझे याद है देर रात तक मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस से बात कर रही थी, सिर्फ यही पूछ रही थी कि ये 2 दिन का दौरा चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को जितना मैं समझती हूँ चित्रा, उसके हिसाब से मेरे दिमाग में तो ये क्लैरिटी बहुत थी कि किसी भी तरीके से ये 2 दिन का दौरा वो खत्म करेंगे ही नहीं जब इतना बड़ा आतंकी हमला यहां हो गया। और वैसा ही हुआ। देर रात ये मैसेज आया वहां से कि प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आपको याद होगा कि सीधे पालम में लैंड करने के बाद, दिल्ली में लैंड करने के बाद वो विजुअल्स आए थे कि NSA अजीत डोवल को ले जा रहे हैं। अब मैं जल्दी से जानकारी दे देती हूँ हिंदुस्तान को अब क्या मिला भारत को। मेघा, मैं लौट रही हूँ। भारत को क्या मिला? हिंदुस्तान ये जानना चाह रहा होगा कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला होने के बाद हमने क्या किया और हमें क्या क्या हासिल हुआ। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 9 आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने ध्वस्त कर दिए। POK से आगे बढ़कर पाकिस्तान के मेन लैंड में घुसकर उसको मारा। पाकिस्तान के रक्षा ढांचे की पोल खोलकर रख दी। एयर डिफेंस ग्रिड को पूरी तरह से हमने जाम कर दिया। बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ाए बिना बिल्कुल सटीक जगह पर हमने निशाना साधा। बड़े बड़े आतंकवादियों को हमने मार गिराया, जिसमें लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज था, मसूद अजहर का बड़ा भाई था, उसका बहनोई था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा खालिद उर्फ अबू काशा था, और जैश कमांडर असगर कश्मीरी का बेटा मोहम्मद हसन खान था। इसको भी हमने मार गिराया। बड़े बड़े आतंकवादियों को खत्म किया। तीनों सेनाओं ने एक साथ, हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर काम किया और आतंक के खिलाफ दुनिया भर में हमने संकल्प दिया। क्या हमारे साथ कोई गेस्ट जुड़े हुए हैं? मुझे ब्रीफ किया जा रहा है। दुनिया को हमने बता दिया कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में हमें दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं है। मेघा, उसके बाद नीरज आ रही हूँ, आशीष आपकी भी पास आ रही हूँ। दुनिया को बता दिया कि हम इजाजत नहीं लेंगे, हमारे लोग मारे गए हैं, घर में घुस कर मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और ये भारत का डिसीजन था। भारत अब इतना
अब इतना स्ट्रांग हो चुका है चित्रा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में भारत ने जो अपनी जगह बनाई है वैश्विक स्तर पर, अब भारत को ना अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत है, ना रूस की तरफ देखने की जरूरत है। ये भारत की डिसीजन है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। और भारत ने जो पाकिस्तान के साथ कल रात में किया है उसका असर आप देख रहे हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान के सामने से फोन उठाते हैं और भारत के डीजीएमओ को फोन करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं सीज फायर का। ये उसकी वजह से हुआ है चित्रा। जितनी मध्यस्थता करी होगी अमेरिका ने, जो हम 50 और बातें कर रहे हैं, लेकिन मूल बात यही है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। भारत ने इस बात की प्रदर्शन करी कि एक शक्तिशाली लीडरशिप क्या कर सकता है आपके साथ, जो उन्होंने कर दिखाया कल रात में। जो पाकिस्तान के 5 एयर बेसेस को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद घुटने टेके हैं पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान इस स्टेज पर आया है कि उन्होंने हमें फोन किया, हमारे डीजीएमओ को फोन किया। वरना पाकिस्तान के तो ये तेवर नहीं दिख रहे थे ना चित्रा। कल शाम में भी तो ये तेवर नहीं दिख रहे थे, परसों शाम में भी ये तेवर नहीं दिख रहे थे। कैसी कैसी बातें आ रही थी पाकिस्तान के तरफ से कि ठहरिए हम बताते हैं आपको समझ में आएगा रियल पाकिस्तान क्या होता है। कुछ घंटों की बात है, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि अगर जब भारत अपने पर आ जाता है, जब भारत ये डिसाइड कर लेता है कि बस अब हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाँ, मदद जरूर हुई है अमेरिका की तरफ से, मदद जरूर हुई है मार्को रूबियो की तरफ से, और मदद जरूर हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम चाहते हैं हॉस्टिलिटीज खत्म हो, हम चाहते हैं तनाव इन दोनों देश के बीच में खत्म हो। लेकिन चित्रा, आपको एक बहुत जरूरी बात है जो मैं अभी पढ़ के आपको बताना भी चाहती हूं, ये भूलना हमें नहीं चाहिए कि भारत ने पिछले 3 से 4 दिन में जो चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको एक बात माननी पड़ेगी, हर किसी को माननी पड़ेगी कि कितना रिपीटेड प्रोवोकेशन पाकिस्तान के तरफ से हुआ है। उसके बाद भी भारत ने जवाबी कार्रवाई में एक बार भी कोई भी सिविलियन लोकेशन को टारगेट नहीं किया चित्रा। भारत ने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आतंकी ठिकानों पर टारगेट किया था, जो 7 की 7 उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बोल रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूं मेघा, एक बार उनको सुनते हैं। और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो जाएं, क्योंकि आपको बताते चले पाकिस्तान की ओर से लगातार जो काराना करतूत की जा रही थी, हमारे सैन्य, हमारे हवाई अड्डे, हमारे आम रिहायशी इलाकों को निशाने पर वो ले रहा था। लेकिन फिलहाल शाम 5 बजे से ही अगर युद्ध विराम लागू हो गया है, सीज फायर युद्ध विराम लागू हो गया है, तो इसको ये मानकर चले कि अब पाकिस्तान इस तरह की कोई भी नापाक हरकत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से भी समझाया जा चुका है कि ऐसी कोई हरकत करोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बारे में जानकारी दे दी गई। लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि लीडरशिप क्या होती है। देखिए, इस देश में इस बात को समझना होगा कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। हमारी सैन्य ताकतों को जब खुली छूट दी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, यह हिंदुस्तान ने देख लिया है। 22 तारीख को हमला करता है पाकिस्तान, आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में 26 लोगों की जान लेता है। 23 तारीख को नरेंद्र मोदी वापस आते हैं अपने दौरे को छोटे करके सऊदी अरब से। उसके बाद तत्काल वो एयरपोर्ट पर ही बड़ी मीटिंग करते हैं। फिर सेना के अधिकारियों से लगातार उनकी मुलाकातें जारी रहती हैं और कहा जाता है कि आप समय तय कीजिए,
आप जगह तय कीजिए और आप देखिए कि कब आपको हमला करना है। मीटिंग का दौर जारी रहता है, लेकिन इन सब के बीच लगातार कैबिनेट कमेटी की बैठक करके यह तय किया जाता है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा। और भी कई बड़े फैसले अटारी वाघा बॉर्डर को लेकर किए जाते हैं। तत्काल सभी पाकिस्तानियों को कहा जाता है अपने अपने देश जाओ, हिंदुस्तान की जमीन पर कोई नहीं रहेगा। और इस तरह के कड़े और बड़े फैसले हिंदुस्तान की ओर से लिए जाते हैं। 15 दिन तक हम सब इंतजार करते हैं कि बदला कब लेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे कब घर में घुसकर। उस दिन का देश इंतजार कर रहा होता है। लेकिन आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को यह तय करना होता है कि हम जब अपना निशाना लगाएं तो वो बिल्कुल सटीक हो, वो कहीं भी इधर या उधर नहीं जाना चाहिए। हमारी सेना ने वही तय किया जैसा कि प्राइम मिनिस्टर की ओर से भी उन्हें कहा गया था खुली छूट देने के दौरान। और हमारी सेना की ओर से पूरी तरह से यह तय किया गया कि पाकिस्तानी आवाम को नुकसान किए बगैर हम सीधे आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और 15 दिन के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 आतंकवादी ठिकानों को, 9 आतंकवादी अड्डे को मार गिराया जाता है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को दफन कर दिया जाता है। उसके बाद तस्वीरें आती हैं, सेना के अधिकारी मिलकर दफनाए गए आतंकवादियों को रैप करते हैं वो पाकिस्तान के झंडे में और फिर उनका जनाजा निकालते हैं। जरा सोचिए कैसा देश है ये। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि लोगों के जहन में आ रहा था कि प्रधानमंत्री तो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने रैली की थी, इसके अलावा और भी जगह पर गए हुए थे। आपको बताते चले कि जिस समय आधी रात को यह हमला किया गया था उसके 4.5 घंटे पहले एबीपी न्यूज की हमारा कॉन्क्लेव था दिल्ली में बड़ा। वहां पर प्रधानमंत्री आते हैं और अपनी ओर से दो टूक सिंधु जल समझौते को बात कह देते हैं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह कतई नहीं लगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आज पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाना है। लगातार उनके अलग अलग कार्यक्रम जारी रखे जाते हैं और इस तरह से आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को एक तरफ फोकस किया जाता है और दूसरी तरफ यह भी कि कानो कान किसी को खबर नहीं मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का डर तो था ही कि भारत बदला लेगा और जबरदस्त लेगा, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से यह तय किया गया था कि किसी भी देश की इजाजत का इंतजार हम नहीं करने वाले हैं। किसी देश से हम पूछ कर वार नहीं करेंगे, हम पहले वार करेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे कि देखो पाकिस्तान का हमने ये हाल इसलिए किया क्योंकि आतंकवादी ठिकाने हैं वहां पर, आतंकवादी रहते वहां पर। नीरज सीधे आपके पास आते हुए, और इसी वजह से बिल्कुल सटीक निशाना, हमने मिलिट्री बेस को निशाने पर नहीं लिया था, लेकिन तुम हमारे मिलिट्री बेस को, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाने पर लोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से उसके कई ठिकाने हमने पूरी तरह से बीती रात ध्वस्त कर दिए। नीरज, बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका को भी इस बात पर का जरा भी इल्म नहीं था कि भारत इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। याद कीजिए वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, जो कुछ दिन पहले भारत आए थे, राजधानी दिल्ली आए थे, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नीरज शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि सीधे हम रुक कर लेते हैं। Ladies and gentlemen, I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट,
बठिंडा, नलिया और भुज में है। ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargoda, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel
had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you. हमारे तीनों ही सेनाओं के अधिकारियों को आपने सुना। नेवी कमोडोर रघुनायर थे, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह विंग कमांडर। सामने आकर उनकी ओर से साफ साफ कहा गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किस तरह से चलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमने किसी धार्मिक स्थल को नहीं छुआ। पाकिस्तान की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। S-400 को, ब्रह्मोस को नुकसान पहुंचाने की खबर जो पाकिस्तान की ओर से प्लान की गई थी वो पूरी तरह से गलत है, झूठी है। प्रोपेगेंडा यहां पर पाकिस्तान की ओर से रचा गया था कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, वो पूरी तरह से गलत जानकारी थी। पाकिस्तान झूठ बोलता है और इसी वजह से अब यहां पर तीनों ही अधिकारी, तीनों अरब इंडियन नेवी से, एयरफोर्स से और आर्मी से, तीनों ही अधिकारियों की ओर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया गया है, ये बताते हुए कि दुनिया को ये जो बताने का काम कर रहा है और खुद अपने आप को अपनी जनता के बीच बड़ा दिखाना चाहता है। वहां का जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान ने बहुत झूठ फैलाया, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा उसकी ओर से अख्तियार किया गया। हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, ये कहा है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा है क्योंकि हमारी ये जवाबी कार्रवाई थी। LOC पर पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया उसकी पोल खोलते हुए हमारे ये तीनों अधिकारी सामने आए। और फिलहाल आपको बताते चले, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो गया है, युद्ध विराम, जिसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से अपना एयर स्पेस खोला गया है। अब धीरे धीरे देखते जाइए होगा क्या, क्योंकि हमने घुसकर पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, हिंदुस्तान ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारे एयरफोर्स ने, पाकिस्तान ने अपना फिलहाल एयर स्पेस खोल दिया है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन चुन चुन कर उसकी ओर से जो झूठ फैलाया गया था उसका जवाब भी भारत की ओर से लगातार दिया जा रहा। आप सोचिए, आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शाम को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमारी सेना की ओर से उसके चेहरे को बेनकाब किया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की ओर से अपना एयर स्पेस खोला जा चुका है। इसका मतलब माने क्या समझे जाए नीरज, एयर स्पेस खोल दिया है पाकिस्तान ने? नीरज, जो बंद था वो खोल दिया है, इसका मतलब यह है कि अब वो समझ चुका है कि जान गया है कि अब भारत की तरफ से, क्योंकि 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो चुका है, कि अब कोई अटैक नहीं होगा भारत की तरफ से, कोई फाइटर जेट्स या फिर कोई मिसाइल नहीं आएगी, इसलिए ये एयर स्पेस खोला गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चित्रा, कि पाकिस्तान जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात जो तीनों सेना के अधिकारी कह रहे थे, ये पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। और अभी आप देखना, जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ है उसकी तरफ से फिर से कोशिशें की जाएंगी इसी तरह की झूठी सच्ची खबरें लगा के कि हमने जो है भारत को जो है लाए हैं टेबल पर बातचीत करने के लिए और हमने जो है युद्ध विराम किया है, भारत मान लिया है। और हालांकि ये बात भी साफ है कि अमेरिका की तरफ से कोशिशें की जा रही थी। जैसे ही अमेरिका को लगा कि भारत बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के जितने मिलिट्री बेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो उसके बाद ही पाकिस्तान ने शुरुआत की बातचीत करने की। उससे पहले तक तो वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस कह रहे थे हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों देश आपस में निपटते रहेंगे। लेकिन अब जो बातचीत हो रही है, जिसमें खुद मार्को रूबियो ने कहा कि JD वेंस। नीरज, देश के जो हमारे देशवासी हिंदुस्तानी सुन रहे हैं उनके लिए बताइए, ये जो ब्लैकआउट हो रहा था रात भर लोगों के लिए, जिस तरह की मुसीबतें पाकिस्तान लेकर आ रहा था, ड्रोन से हमला हुआ, कल हमने पंजाब में एक हिस्से में देखा, एक रिहायशी इलाके में गिरा जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी, अब सुकून, चैन की नींद हमारे हिंदुस्तान के लोग सो पाएंगे, अब कोई ब्लैकआउट नहीं होगा। नीरज, देशवासी तो चाहते थे कि चित्रा अभी कुछ दिन 1-1.5 हफ्ते तक और रुका जाए, तब तक जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह से उसकी जो है पूरी तरह से मान ना जाए। जितने उसके एयरबेस हैं जहाँ से वो ड्रोन उड़ाता है, भारत को परेशान करता है, जहाँ से आतंकी भेजता है, जो 21 टेरर कैंप्स में थे, 9 तबाह किए गए थे,
12 और बच गए थे, उनको भी तबाह किया जाए, तब जाकर भारत के देशवासियों को सुकून आता। लेकिन फिर भी अब जब क्योंकि सरकार ने ये बात मान ली है, युद्ध विराम मान लिया है, तो देशवासी बिल्कुल आपने कहा कि अब चैन से सो सकेंगे। ब्लैकआउट नहीं होगा, बॉर्डर एरियाज में नहीं होगा, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे वो नहीं होंगे। लेकिन आप ये मानकर चलिए पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन, बड़ी खबर दे रही है, मेघा कोई बड़ी खबर दे रही है सीज फायर से जुड़ी हुई। मेघा बताइए जरा जल्दी से। हमारे सभी सैन्य ठिकाने तो सुरक्षित हैं, लेकिन सीज फायर को लेकर क्या जानकारी है? जी चित्रा, जो खबर अब सूत्रों के द्वारा आ रही है भारत सरकार से, ये कंडीशनल सीज फायर है। वर्ड पे ध्यान देना है, इट इज़ अ कंडीशनल सीज फायर। अगर उन कंडीशंस को वायलेट करेंगे तो फिर ये सीज फायर नहीं रहेगा। दिस इज अ कंडीशनल सीज फायर ऑन काइनेटिक एक्शन। पाकिस्तान स्टिल हैज द सैंक्शंस, वाटर ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल। तो हमने जिस तरीके के अलग अलग चीज़ें रोकी थी पाकिस्तान के साथ, जो ट्रेड थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो ट्रेड थे वो सारे रास्ते हमने रोके थे, वो ट्रेड रोक दिया था हमने। अपनी इंडस वाटर ट्रीटी उसको अबेयंस में डाला था, वो कंटिन्यू करेगा। ये ट्रेड जो रुका हुआ है वो कंटिन्यू करेगा। जितनी और अलग तरीके के हमने रोक लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो सब कंटिन्यू करेगी। सीज फायर का ये मतलब नहीं होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेयंस में डाला गया उसको खोल दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से ट्रेड हो रहा था वो वापस शुरू हो जाएगा, या फिर जो भी अलग तरीके के डायलॉग्स हो रहे थे। आपको याद है कि हमने ये भी कहा था कि वीज़ा हम नहीं देंगे अब, और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले हैं उनको समय दिया था कि आप वापस पाकिस्तान लौट जाइए। कई अलग अलग तरीके के कंडीशंस हमने लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर। डिसीजंस जो भारत सरकार ने ली थी वो नहीं बदल रही हैं चित्रा। ये कंडीशनल सीज फायर है, वो कंडीशंस की भरपाई होनी ज़रूरी है। अगर वो कंडीशंस को पूरे नहीं किए जाएंगे, उस कंडीशंस को वायलेट किया जाएगा, तो भारत के पास ये पूरा हक है इस सीज फायर से अलग हो जाने का, इस सीज फायर से दूर हो जाने का, उसे खत्म कर देने का। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जिस जिस कंडीशंस पर ये सीज फायर हुई है वो कंडीशंस को वो अडहियर करते रहे, उसके साथ ही रहे, उससे दूर ना भटके। अगर भटके तो फिर उसका जवाब भारत उनको देगा। सो जो हम सीज फायर की बात कर रहे थे चित्रा, अब सरकार के तरफ से जो बात आ रही है, दे आर कॉलिंग इट अ कंडीशनल सीज फायर। ऐसा नहीं है कि हम दोनों बार बात करने के टेबल पर आ गए, लोगों ने फोन किया, अमेरिका ने मध्यस्थता की, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो भारत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टेबल पर आ गया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने बहुत क्लियर किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया है चित्रा। क्या कहा है इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? दैट वी आर स्टिल रेडी, वी आर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अगर कुछ भी भारत के साथ किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यही कहा है इन दोनों अफसरों ने। उन्होंने ये भी कहा है कि कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को, जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे। उन्होंने एयर बेसेस की बात करी है। ये नहीं, देखिए भारत भी बहुत जिम्मेदार तरीके से बात कर रहा है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। वो सिर्फ बता रहा है क्या हुआ है, किसी चीज़ की एनालिसिस नहीं कर रहा है कि हमने ऐसा किया इसलिए वो अपने घुटने बल पर भारत के पास आए बात करने के लिए शांति प्रस्ताव लेकर। भारत वो नहीं कह रहा है, भारत सिर्फ बता रहा है कि हमने क्या किया। वहां जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से उनको ये समझ में आया कि भारत की ताकत अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चित्रा, ये पूरा खेल जितना मैं समझती हूँ कल रात में हुआ है। कल रात में जिस तरीके की कार्रवाई भारत ने करी है पाकिस्तान के ऊपर, ये उसका असर आप देख रहे हैं। और हाँ, पिछले 3 दिनों से जो मशक्कत अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था, मगर अमेरिका भी बहुत डिली डाली कर रहा था चित्रा। देखिए, जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से जिस तरीके की स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप से आई है, JD Vance से आई है, और फिर वह मार्को रूबियो से आई थी, अलग अलग वहाँ के अधिकारियों से आई थी, वो सब स्टेटमेंट्स भारत के फेवर में तो नहीं दिख रही थी। फाइनली 3 दिन पहले जब JD Vance ने कहा कि हमारा युद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, और हम नहीं बोल सकते हैं इन दोनों सरकारों को, इन दोनों देशों को कि अपने वेपन्स नीचे रख दे, ये हमारा काम नहीं, पर हम चाहते हैं ये बंद हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर चीजें बदली, फटाफट चीजें बदली। जब मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात करने की कोशिश करी, फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करी, हमने भी समझाया होगा ना कि अगर हमारे घर में घुसकर हमारे मासूम लोगों को निशाने पर लेगा पाकिस्तान तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो तो 24 करोड़ का छोटा सा देश, उसकी औकात नहीं है, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा ताकतवर हम हैं, हम उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो पड़ोसी मुल्क है, इस वजह से उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बातें कही गई होंगी, ये बताया गया होगा
कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं फैलाते, वो भेजता है आतंकवादियों को। हम पाकिस्तान की जमीन पर बुरी नजर नहीं रखते, वो हमारी जमीन, हमारे कश्मीर पर अपनी नजर बनाकर रखता है। हम उसके मासूम बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते, वो हमारे बेगुनाह मासूम लोगों की जान लेता है, धर्म के आधार पर हमारे लोगों को मारता है। ये बात अमेरिका को समझ में आई होगी और इसी वजह से कल भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने किस तरह से समझाया और उसके बाद फिर देखिए किस तरह से घटनाक्रम बदला है। लेकिन जैसा कि मेघा आगे आपको बता रही थी, उसी में और जोड़ते हुए यहां पर देखिए पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस ध्वस्त किए गए थे, नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, सक्कर एयरबेस, मुरीद एयरबेस, ये तमाम एयरबेस हमने बिल्कुल अब नेस्तानाबूद कर दिए। चुनिया एयरबेस, शहबाज एयरबेस, ये सब हमने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिए, वहां पर कुछ बचा नहीं। और आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी बात साफ हो गया कि हमारे सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आशीष सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। आशीष, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी लेते हुए, उसके बाद नीरज में फौरन आऊंगी। हमारे सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सेना के अधिकारियों ने उसका जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, व्हाट वाज टू बी डन हैज बीन डन। जो करना था भारत को कार्रवाई चित्रा वो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जो बची खुची जमीन भी होगी आतंकवादियों की उसको ध्वस्त कर देंगे, ध्वस्त करके भारत ने दिखा दिया। हावेवर मैं एक और पर्सपेक्टिव जरूर देना चाहता हूं। देखिए, जहां हम क्रेडिट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री एक्शन का, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि ही हैज ऑलवेज बीन अ पीस एम्बेसडर। वरना वो नवाज शरीफ को अपने ओथ में नहीं बुलाते, वरना वो लाहौर नहीं जाते, वरना वो सुषमा स्वराज को नहीं भेजते, वरना वो राजनाथ सिंह को नहीं भेजते। कभी भी प्रायोरिटी उनकी जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान की हरकतें थी जिसके दम पर उन्होंने इस तरह, जिसके जवाब में उनको ये कॉल लेनी पड़ी कि हमें घुस करके उनको मारना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का एहसास लीडरशिप को हाईएस्ट ऑर्डर पर मोर सो प्रधानमंत्री को जरूर रहा होगा कि वॉर में अगर जाएंगे तो कई मासूम नागरिक भी मारे जाते हैं। और देर बाई मुझे लगता है ये वार्निंग दे करके, ये रेड लाइन ड्रॉ करके कि आइंदा कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और फिर जंग के हालात पैदा होंगे, भारत वैसे रिटेलिएट करेगा शायद इस वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर हम क्रेडिट उनको मिलिटरीली एक्शन का दे रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये विलिंगनेस दिखाई है कि वो एक पीस एम्बेसडर भी हैं। एक बार गीता के सार का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन उसका एक संक्षिप्त हिस्सा अलग शब्दों में मैं बता देती हूं। दरअसल गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं तो बताते हैं कि आपने तो सामने वाले को समझा लिया, बुझा लिया, शांति से बता दिया कि ऐसा अगर आप करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है फिर आपको उसकी वजह से युद्ध में जाना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं मान रहा है। और मौजूदा स्थिति यही थी, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जिन जिन देशों में गए हैं उनकी ओर से इस बात पर प्रमुखता से बल दिया गया है कि हम बुद्ध के देश हैं, शांति में विश्वास करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दो मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है वहां पर भी दोनों मुल्कों को, जब रशिया और यूक्रेन को वो समझाते हुए थे तो उनकी ओर से कहा गया था कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर युद्ध चाहेगा तो कब तक हम शांत बैठे रहेंगे। उसको उसकी भाषा में नहीं, उससे कहीं ज्यादा जवाब दे दिया गया, तब वो अपनी औकात पर आए हैं और फिर उसके डीजीएमओ की ओर से फोन करके सीज फायर की बात हिंदुस्तान से कही गई। क्या नीरज, इस बात को इसी रूप में समझा जाए कि जो जब नहीं मानेगा पड़ोसी, आप क्या कीजिएगा, उसको उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब पड़ोसी को अपनी औकात समझ में आ जाए कि मेरी हैसियत ही नहीं है हिंदुस्तान से लड़ने की, तो फिर उसके बाद वो घुटनों पर झुका और उसके बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और युद्ध विराम हुआ। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे कि ये युद्ध का नहीं है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जब युद्ध कहीं से भी किसी तरीके से नहीं ठहराया जाता, सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आप बताइए कि किस तरह से अगर आपके देश के जो मासूम लोग हैं उनका धर्म पूछ कर उनको मारा जाएगा, यहाँ पर आतंकवाद फैलाया जाएगा, वहाँ पर लोगों की आड़ में पाकिस्तानी सेना जो है छद्म युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ देगी। दशकों से हम लोग झेल रहे हैं, चाहे वो संसद पर हमला हो या फिर पुलवामा का हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जो उरी हमला हुआ था या 26/11 अटैक हो, इतने बड़े बड़े अटैक्स हमारे ऊपर हो चुके हैं। तो क्या भारत किस तरह की अपनी कार्रवाई कर सकता था? लेकिन इस बार भारत ने डिसाइसिव एक्शन लिया और उसी का नतीजा हुआ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इतनी बड़ी कार्रवाई की। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान जो एपिसेंटर है, वैश्विक आतंकवाद का जो गढ़ बन गया है पाकिस्तान, पीओके जो हमारा एरिया है उसको उसने आतंकवाद का गढ़ बना दिया, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की गई।
तब जाकर जब अमेरिका को लगा और पाकिस्तान को लगा कि ये तो बड़ी कार्रवाई हो गई, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं थे, हम तो आतंकवाद को कहकर कि ये कश्मीर के युवाओं ने किया होगा, भूले भटके युवाओं ने किया होगा, नरसंहार किया होगा। लेकिन जब एक एक सबूत जो थे वो अमेरिका को दिए गए, पूरी दुनिया को दिए गए और उसके बाद बताया गया कि ये देखिए ये है पाकिस्तान का असली चरित्र, ये है, तब जाकर भारत ने जो है 15 दिन के बाद ये बड़ा अटैक किया। और उसके बाद जो है हमने देखा सिंदूर 2 का ऑपरेशन सिंदूर 2 किया, जिसमें कि पाकिस्तान के जो बेस हैं उन सब को खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो अभी जो ऑफिसर बता रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी कि स्कार्दू एयरबेस गिलगिट बाल्टिस्तान में है चित्रा, वहाँ भी उसकी भी रनवे को पूरी तरह से सरगोदा की तरह खत्म कर दिया गया है। तब जाकर पाकिस्तान और अमेरिका को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वाकई में घुस ना जाए पीओके में, जो सबसे बड़ा डर जो पाकिस्तान को था। इसीलिए जो है इस युद्ध विराम के लिए जो पाकिस्तान तैयार हुआ और फिर मिन्नतें करके भारत से उसने कहा कि हमें बिल्कुल। मेघा कुछ अहम जानकारी दे रही है। मेघा जल्दी से। मेघा। चित्रा, मैं आपसे ये कह रही थी कि जो बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है कि 1971 में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है, देखिए किस तरीके से सिचुएशन अलग थी उस वक्त और अभी जो सिचुएशन जिससे भारत डील कर रहा है। 1971 में जो वहां की स्थानीय आबादी थी, जो अब बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही थी। उसको भारत ने मदद करी थी और भारत को वहां की जनता का पूरा समर्थन था। लेकिन 2025 में अभी जो सिचुएशन बनी थी चित्रा, उसमें ऐसी कोई भी कहानी नहीं थी। आज पाकिस्तानी सेना अपनी जनता और जनमत पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। वहां की जनता भारत को नहीं सपोर्ट कर रही है, वो अपने पाकिस्तानी सरकार को, अपने आर्मी को सपोर्ट कर रही है। और ऐसे कठिन हालात में भी भारत चित्रा आतंकी ठिकानों को अंदर घुसा और वहां के आतंकी ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया, उन्हें तबाह किया और आतंक के संरक्षकों का जीवन अस्त व्यस्त वहां किया। कितने आतंकी मारे गए हैं, 5 बड़े नाम जो आज भारत ने शेयर किए हैं ऑफिशियल तरीके से, वो उसमें से 3 ऐसे नाम थे जो 26/11 में 2008 का जो 2008 में 26/11 का हमला हुआ था, तब से भारत उन्हें ढूंढ रहा था। अबू जुंदल उसमें से एक है, मुझे नाम भी वो सारे याद हैं, जो इस बार भारत ने पिछले 4-5 दिनों में मारा है। जितना ये बात का इंचार्ज था वो अबू जुंदल जी बिल्कुल। और 1971 के विपरीत अब पाकिस्तान के पास ये भी याद रखना पड़ेगा चित्रा, उस वक्त पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अब उसके पास परमाणु शक्ति है, वो हथियार है। इसके बावजूद भारत शायद एकमात्र ही ऐसा देश है जिसने एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की सीमा में घुसकर बार प्रहार किया है। तो ये बातें हमें याद रखनी पड़ेगी चित्रा कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं और इसी की वजह से दुनिया के सारे बड़े देश जितने थे, सबको इस बात का डर था कि अगर मामला यहां हाथ से बाहर निकलता है, हाथ से बाहर जाता है, मैटर एस्केलेट होता है तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। इन सब के बावजूद भारत ने जो कार्रवाई की है वो दैट इज अप्रिशिएटिव। और जो लीडरशिप हमने दिखाई है, जो लीडरशिप भारत की सरकार ने दिखाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है चित्रा, एक बात याद रखेंगे कि इन 4-5 दिन में जो भारत के तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है, एक भी सिविलियन इलाके को, रहायशी इलाके को एक बार भी टारगेट नहीं किया गया है। जबकि पाकिस्तान पिछले 4 दिन से जो भारत में ड्रोन उड़ा रहा था, आर्म्ड ड्रोन उड़ा रहा था, जो PL-15 रॉकेट्स भेज रहा था और जो अपनी मिसाइल भेज रहा था, हर टारगेट पाकिस्तान का भारत के अंदर सिविलियन टारगेट था। पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा कि पुराने भारत में आज के भारत में बहुत बड़ा फर्क है। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस कर मारता है, लेकिन पाकिस्तान ये हमेशा याद रखे कि हिंदुस्तान उसके लिए क्या है। पाकिस्तान हमेशा ये ध्यान में रखे, उसको 4 युद्ध में हमने हराया है, बुरी तरह परास्त और पराजित किया है। 1971 में हमने उसके 2 टुकड़े किए थे और इस बार अगर वो जंग में आता तो उसके 4 टुकड़े होने तय थे। हमारी बड़ी तैयारी थी। उसकी खुद की आवाम, उसकी सरकार, उसके सेना के खिलाफ खड़ी है। उसका जो सबसे पॉपुलर लीडरशिप का चेहरा है इमरान खान, उसको जेल के भीतर डालकर रखा हुआ है। उसको लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव ये पाकिस्तान और उसका आसिम मुनीर करता है, ये बात जनरल मुनीर को भी समझना होगा। कल हम सब ने तस्वीरें देखी थी जब सऊदी अरब के मंत्री वहां पर गए हुए थे, तो जनरल मुनीर का चेहरा किस तरह से लटका हुआ वहां पर बैठा हुआ था। उसको पता है कि जो राष्ट्र सिद्धांत की बात वो सिखाने और पढ़ाने की कोशिश अपनी आवाम को कर रहा है, आगे आने वाले वक्त में उसका खामियाजा उसको कितना ज्यादा भुगतना होगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा तुम्हारी औकात नहीं है और अपनी औकात से बाहर अगर जाओगे तो हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो पाकिस्तान के लिए भला हुआ कि 5वें युद्ध में फिर से पराजित हुआ पाकिस्तान, ये हेडलाइन नहीं बनी। ये पाकिस्तान को मानना होगा कि उसकी जनता, आम आवाम जिसकी कोई गलती नहीं है, वहां पर हमले नहीं किए गए।
हमने सीधे उसके आतंकवादी ठिकानों पर टारगेट किया था। उसके आवाम को अपने हुक्मरान और साथ ही ऐसे सेना प्रमुखों के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को आतंकवाद नहीं दे सकते, हम आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे और उसके बारे में जानकारी खुद पाकिस्तान की आवाम को देना चाहिए। भारत एक सशक्त मजबूत देश है। भारत ने एयर स्ट्राइक की है, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस बार ये जो मिसाइल स्ट्राइक की है, आगे आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगी। उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ जंग में आगे आ पाए, लेकिन अपनी हैसियत से परे जाकर हमेशा आतंकवाद का वो सहारा लेता है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारे निर्दोष बेगुनाहों की जान लेता है। लेकिन अब भारत ने कह दिया है कि आतंकवादी कोई भी वारदात ये हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और युद्ध के लिहाज से उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को अपनी औकात आज समझ में आ गई होगी।